हेलो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन फिर मुझे लगा कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशानी है, ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। तो उन लोगों के लिए वीडियो बनाया है। सोचा मैंने कि चलो शेयर किया जाए, वरना मैं बहुत परेशान था, ज़िंदगी नर्क जैसी हो गई थी। और हो सकता है कई लोग आज भी उस चीज़ को झेल रहे हों, इलाज नहीं मिल पा रहा हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यूट्यूब ने और इंटरनेट ने आज सब कुछ जोड़ दिया है। किसी के पास इस तरह कोई सॉल्यूशन है तो आज वो पूरी दुनिया से उस चीज़ को शेयर कर सकता है और आपको बता सकता है। तो मैं आज आपके सामने ये प्रॉब्लम शेयर करने जा रहा हूँ। मैं खुद अपने ऊपर बीती हुई बात बता रहा हूँ, और इसका इलाज कैसे हो गया परमानेंटली वो भी आपको बताऊँगा। हाँ, परमानेंट इलाज हो गया। और पूरी तरह से डिस्कस करूँगा कि पहले तो इसके लक्षण कैसा आपको फ़ील होता है, ताकि आप टैली कर सको कि आपको भी वैसे ही महसूस होता है कि नहीं होता है। और दूसरी चीज़ कि क्या इलाज करवाया, कहाँ करवाया, कितने दिन चला, क्या क्या खाया, ये सब। तीसरी चीज़ उसमें आएगी कि आपने इसके लिए क्या चीज़ें खानी चाहिए, डेली लाइफ की ऐसी कौन कौन सी खाने पीने की चीज़ें जो आपने इसमें खानी चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने इसमें परहेज करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, जिससे ये बढ़ जाता है। अगर आप नॉर्मल हो तो, अगर आपने दवाई खा के ठीक कर लिया है, उसके बाद अगर आप ऐसी चीज़ें खाते हो जो मैं बताऊँगा, तो इससे वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं, और कई बार रिटर्न आ जाती है आपकी एलर्जी। और ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जिनको आपने खाते रहना चाहिए, जिससे कि ये दूर रहती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम इसके लक्षणों से कि जब ये होती है तो कैसा लगता है और ये क्यों हुई थी। सबसे पहले बताता हूँ कि कैसा लगता है ये होती है, तो ताकि आप टैली कर सको कि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जो शुरुआत होती है, ये कैसा लगता है जब होती है। एक तो नाक कॉन्स्टेंटली खुजलाते रहती है, नाक में खुजली चलते रहती है आपकी, और लगातार आप इतनी छींकें मारते हैं, इतनी छींकें आती लगातार, आप 5-5, 10-10, 15-15 छींक, मतलब 7-8 छींक एक सांस में मारना तो बिल्कुल कॉमन सी बात है। आच्छी आच्छी आच्छी, इस तरह से 6-6, 7-7, 8-8 छींक, 9-9 छींक तक मारते, 10-10 छींक मारते। मैं मारता था इसलिए बता रहा हूँ। और इतनी खुजली चलती नाक में कि आप ऐसे 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 करके नाक को बहुत रगड़ते हैं, और ये पूरी लाल हो जाती है अंदर से भी, बहुत ज़्यादा पानी बहेगा नाक से, या गाढ़ी नाक तो कम होती है, पर नाक से पानी जैसी बहेगी, बहुत पतली पतली नाक बहती जाएगी बहती जाएगी। और उसके बाद ये इनिशियल स्टेज होगी, फिर आगे बढ़ेगी तो फिर फेफड़ों में भी प्रॉब्लम होगी, फेफड़े भरने लगेंगे, आप सांस लोगे तो आवाज़ आएगी। जैसे अभी मैं सांस ले रहा हूँ तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है, अभी कोई आवाज़ नहीं आ रही, मतलब क्योंकि अभी मैं स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ। लेकिन जो जो सांस लेगा उसकी सूं सूं खर खर करके आवाज़ आती है फेफड़ों से, क्योंकि फेफड़ों में बलगम भरा हुआ रहता है, फ्लैम जिसे हम बोलते हैं, है ना, वो भरा हुआ रहता है फेफड़ों में, सांस नहीं ली जाती है। और उसमें एक टाइम ऐसा आ जाता है, इतना ज़्यादा फ्लैम इकट्ठा हो जाता है फेफड़ों में कि उसको दम घुटने लगता है, उसको अटैक कहते हैं, उसका दम घुटने लगता है। ये भी हो सकता है कि वो मर जाए, यानी कि अगर कोई इलाज ना मिले तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति ज़िंदगी और मौत के बीच में झूलता है, ऐसी कंडीशन आ जाती है। और इसमें आपको कॉन्स्टेंटली नाक को ढक के रखना पड़ता है। आपको लगता है पता नहीं किस चीज़ से मुझे एलर्जी है, क्या हवा से एलर्जी है, पोलन ग्रेन से एलर्जी है, या ठंडी से एलर्जी है, समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन नाक को ऐसे ढक के रख लोगे ना कपड़े से, या इससे किसी चीज़ से ढक के सांस लोगे तो कुछ राहत मिलती है, मगर वो परमानेंट नहीं होती है। और गर्म चाय, स्पेशली काली चाय पीने से आराम मिलता है इसमें। ठीक है ना, आप शायद मैं जो बता रहा हूँ उससे आप अपनी प्रॉब्लम को रिलेट कर पा रहे होंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन एकदम हर चीज़ का इसमें हम कवर अप करेंगे, तो आप शायद वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपकी प्रॉब्लम वही है या नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब सेम टू सेम है ना। और कैसा लगता है, आंखें लाल हो जाती है, आंखों में भी खुजली होती है साथ साथ, और गले में, कान में अंदर खुजली होती है इधर,
वो उसको तो समझ में नहीं आता कैसे खुजलाएं, कान खींचो क्या करो, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। और कभी कभी क्या होता है इसमें, और ये ठंड में बहुत ज़्यादा होती है, पर गर्मी में भी कोई कम नहीं रहती है, गर्मी में भी रहती है। ठीक है ना, पानी आएगा, नाक बंद रहेगी, बहुत ज़्यादा नाक बंद रहेगी ऐसे। और डॉक्टर को दिखाओगे तो आपको बता देगा स्नोफिल बढ़ गया है, आपको बता देगा लिम्फोसाइट्स बढ़ गया है, आपको बता देगा कि साइनस बढ़ गया है नाक में, आपको बता देगा आपको अस्थमा है, और तरह तरह से चीज़ें बता देगा। ठीक है। और पेट भर भर के सेट्रिजिन की गोलियां आपको नाश्ते में, लंच में और डिनर में मिलेंगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। मुझे तो नहीं हुआ, मैं बच गया, लेकिन हो सकते हैं, और वो इलाज नहीं है। अच्छा, और क्या लक्षण, और मुझे कुछ याद आएंगे तो मैं और बताऊंगा, ठीक है ना। और फेफड़े कभी कभी अचानक भरते हैं, ठंड लगती है तो अचानक भर जाते हैं, मतलब आप बिल्कुल स्वस्थ हो और अचानक भर जाएंगे, ऐसा हो जाए मतलब तुरंत इतनी ज़्यादा। तो वो सब प्रॉब्लम्स क्यों आती है, अपन सभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतनी ये मुझे लक्षण अभी तक के याद है, अच्छे से याद है इतनी चीज़ें। आपको अगर होती है तो आप इससे रिलेट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा होता है तो आप कॉन्स्टेंटली अभी ये वीडियो लास्ट तक के देखो, इसमें आपका पूरा इलाज आपको मिलने वाला है, ठीक है। मैं क्या कभी कभी स्क्रीन की तरफ देखने लग जाता हूँ तो आपको लगता है होगा कि ये साइड में कहाँ दिख रहा है, अभी मैं स्क्रीन को देख रहा हूँ और अब मैं कैमरे को देख रहा हूँ, इसलिए वीडियो ऐसा होता है। चलो, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये होती क्यों है। ये सभी पेरेंट्स के लिए है, ये जो पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। आप ध्यान रखिए अपना और अपनी ज़िंदगी का, अपने बच्चों का आप ख्याल रखिए। कैसे होती मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहला होता है, कभी आपको सर्दी हुई हो या ऐसी कोई सर्दी से रिलेटेड आपको कोई बीमारी हुई हो, जैसे कि आपको कभी कफ हो गया हो बहुत ज़्यादा, या सीरियस सर्दी हो गई हो, और आपने उसका ठीक से इलाज नहीं करवाया, वो बहुत दिनों तक चलती रही, बहुत दिनों तक, बहुत दिनों तक। मुझे निमोनिया हुआ था एक बार, और वो कॉन्स्टेंटली बहुत लंबे समय तक चल रहा, उसका ठीक से इलाज नहीं किया, तो उसने धीरे धीरे करके बड़ा रूप ले लिया, एलर्जी का रूप ले लिया। और दूसरा होता है कि कुछ घटिया चीज़ें रहती है जो खाने पीने में आती है, जैसे पता रहता नहीं कि ये चीज़ घटिया है और हम खाते ही जाते हैं उसको, जिसमें सबसे बड़ा जो एक एक दो चीज़ें हैं। एक होता है साइट्रिक एसिड। अब बोलोगे कौन साइट्रिक एसिड अलग से खाता है, मैं आपको बताता हूँ। एक आलू भुजिया, और ये कुछ खट्टे मीठे नमकीन, और कुछ इसी तरह कुछ ये जो किसके टोमेटो वाले जो चिप्स होते हैं, उसमें जो खट्टा मीठा जो स्वाद होता है ना, वो पूरा का पूरा साइट्रिक एसिड से ही बनता है। साइट्रिक एसिड आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपका दुश्मन है इमली। इमली के पानी जो गुपचुप वाला भी जो खिलाता है, गुपचुप वाले का पानी भी साइट्रिक एसिड से भरपूर होता है, वो भी आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। उसको बिल्कुल मत खाओ अगर रहना है ठीक ठाक तो, या अगर खाना ही है तो थोड़ा सा दिन में, दिन के चढ़ते पैर में, मतलब दोपहर में 12 बजे के लगभग में खाना, शाम को तो कभी भी मत खाना। और इसके बाद में आपका इसमें दुश्मन है, और जो ठंडी प्रकृति की चीज़ें होती है ना, जैसे आंवला वगैरह हो गया, ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। जितनी भी आयुर्वेद में ठंडी प्रकृति की जो चीज़ें होती है, जैसे केला हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, है ना, ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। साइट्रिक एसिड तो बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ है, मैं आपको भी बता दे रहा हूँ, इमली और साइट्रिक एसिड। हाँ फ्रेंड्स, इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं और आपको बताना, मुझे याद आया तो बता देता हूँ। इसमें कफ बनने का एक कारण और होता है कि खाना खाने के और पानी पीने के बीच में जो टाइम का डिफरेंस रखना चाहिए, वो नहीं रखते हैं हम। तो करना क्या है कि खाना खाने के कम से कम आधा घंटे के पहले ही पानी पियो, पीना है तो खाना खाने के टाइम और पानी पीने के बीच में आधे घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। और जब खाना खा लिया है तो उसके तुरंत, खाना खाने के साथ या खाना खाने के तुरंत बाद में, या कम से कम 1 घंटे तक भी पानी नहीं पीना है। तो अगर ऐसे कंडीशन में अपन पानी पीते तो क्या होता है कि अपने पेट में कफ बनता है, और वो कफ बॉडी में पहुंचता है, और फिर वो कफ फेफड़ों में भी इकट्ठा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस ऐसी चीज़ों को चांसेस, इसे इसको चांस ही मत दो। जब आप ऐसा नहीं करोगे
तो बॉडी में हीट अच्छी बनती है और उससे कफ बनने के चांसेस कम होते हैं। अब ये तो हो गया कि कैसे होती है और क्या चीज़ें नहीं खाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका इलाज कैसे हुआ, इलाज क्या करवाया, कैसे करवाया, कहाँ करवाया। ये मैंने तो इसको बहुत साल बेला, बहुत साल सेका, इतनी मतलब 10 साल 15 साल मेरे मैं इस प्रॉब्लम को झेलता रहा और मेरे पास में कोई इलाज नहीं था, क्योंकि मुझे इतनी समझ नहीं थी कि इसका मैं कहाँ जाके इलाज करवाऊँ, और पेरेंट्स को भी नहीं थी। इसलिए इस प्रॉब्लम को इतना लंबा झेलना पड़ा। लेकिन जैसे जब मैं बाहर निकला और दुनिया घूमने लगा, तो फिर मुझे पता चला कि बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर इस तरह का इलाज हो सकता है। तो मैं गया था एम्स हॉस्पिटल भोपाल। भोपाल में एम्स हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे इस चीज़ का पल्मोनरी डिपार्टमेंट में और ईएनटी डिपार्टमेंट दोनों मिलकर इसका इलाज करते हैं अलग अलग, ठीक है ना। आप जाओगे तो आपको वहाँ भी पल्मोनरी में भी दिखाना पड़ेगा, मतलब लंग्स वाले डिपार्टमेंट में भी दिखाना पड़ेगा, और आपको ईएनटी डिपार्टमेंट में भी दिखाना पड़ेगा। दोनों मिला करके आप दोनों जगह की आप अलग अलग दवाइयाँ लोगे। ये 2 दवाइयाँ मिलती है। ये पल्मोनरी डिपार्टमेंट से मिलता है मैक्सी फ्लो नाम का, ये जो इन्हेलर है, ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं लेना पड़ता है। ये लगभग पल्मोनरी डिपार्टमेंट से मिलेगा। इसके साथ में 10 गोली डेरीफाइलिन रिटार्ड की मिलेगी। डेरीफाइलिन रिटार्ड 10 टैबलेट्स मिलेगी। सुबह शाम या एक एक गोली दिन में एक बार ऐसे खाना पड़ता है। उसको सिर्फ 10 दिन खाना पड़ता है। 10 10 टैबलेट रहती है, हाँ एक एक गोली रहती होगी। और ये मैक्सी फ्लो रहता है। ये इस बहुत कमाल की चीज़ है। जिसको नहीं भी है एलर्जी, जिसको बलगम जमा हुआ है फेफड़ों में, निकलता नहीं है, वैसे नहीं निकलता है। यही तो बलगम की सबसे घटिया बात रहती है। इतनी वंडरफुल बॉडी ऊपर वाले ने बनाई है, पर पता नहीं उसको अपनी बॉडी अपनी दुश्मन कैसे बन जाती है। बलगम बना तो लेती है लेकिन बाहर निकाल नहीं सकती है। कितना ही कैसे ही सिरप पी लो, कोई दवाई खा लो, कोई जड़ी बूटी खा लो, नहीं निकलता, नहीं निकलता, नहीं निकलता। इसके सिवा नहीं निकलता है। मैं अब ये कोई दवाई का प्रमोशन थोड़ी कर रहा हूँ, मैं कोई दवाई वाला हूँ नहीं, कोई एमआर थोड़ी हूँ। लेकिन मैंने यही चीज़ यूज़ की, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसका मैं आपको इसकी इमेज है, मैं आपको स्क्रीन वो फ़ोटो खींचा हुआ इसमें मैं एक बीच में डाल दूँगा, तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के वो आप लेके यूज़ कर सकते हो। इसका सुबह 2 पफ, शाम को 2 पफ ऐसे लेने पड़ते हैं इसको। तो ये फेफड़ों में जमा हुआ जो बलगम रहता है ना, जो बिल्कुल निकलता नहीं, बहुत ज़िद्दी हो जाता है, और उसके कारण आप सांस नहीं ले पाते हैं, कोई हैवी काम नहीं कर पाते, दौड़ भाग नहीं कर पाते हैं। उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये लगभग 15-20 दिनों में, 1 महीने के अंदर अंदर ये सब निकाल के बाहर फेंक देता है। एकदम फेफड़े आपको ऐसे खाली हो जाएंगे कि आपको लगेगा नया जन्म हो गया। ज़बरदस्त एहसास होता है। एक बहुत शानदार है। और ये डॉक्टर आपको बता, अपने मन से नहीं लेना है ये सब दवाइयाँ, ठीक है ना। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। एम्स जाना, वहाँ के डॉक्टरों से मिलना और उनको बताना इस दवाई के बारे में कि ये लिखी दी आपने किसी को, तो वो लिख के देगा। उसके उसके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही लेना। और ईएनटी डिपार्टमेंट से ये दवाई फ्लूटी फ्लो नेज़ल स्प्रे है ये। इसका भी मैं एक स्क्रीनशॉट, इसका भी एक फ़ोटो डाल दूंगा मैं वीडियो में बीच में, तो आप उसको देख लेना। ये फोकस नहीं कर पा रहा है कैमरा इसको, तो ये मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। ये नेज़ल स्प्रे है। अच्छा, इन इन दवाइयों की दोनों खासियत क्या है अच्छी बताऊं। इनको खाना नहीं पड़ता, ये पेट में नहीं जाती है। पेट में नहीं जाती तो क्या किडनी, आप लोगों ने सुना है नहीं सुना मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ दवाइयाँ जो इस तरह की रहती है डायबिटीज़ की, और ये इस तरह की सैट्रिजीन वगैरह जो एलर्जी की दवाइयाँ रहती है, बहुत ज़्यादा खाने से किडनियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। किडनी ख़राब हो जाती है कई बार। और जब ये दवाई खाने की नहीं रहती है, ये सिर्फ आपको यूज़ करने की रहती है, नाक में डालना है आपको, और ये सीधे फेफड़ों में जाती है, तो आपको कोई भी इसमें इसका बैड इफ़ेक्ट या एडवर्स या नेगेटिव इफ़ेक्ट कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ अफेक्ट ही अफेक्ट होता है और कुछ नहीं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इनके बदौलत एलर्जी भी ख़त्म हो गई, नाक वाक कोई खुजलाना सब बंद है। मैंने ये लेके रखी हुई है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे मन नहीं मानता है तो अपन ने मान के चलो कोई साइट्रिक एसिड वाली चीज़ खा ली या ध्यान नहीं रहा खा लिया,
तो लगातार खाने में आ गई तब वो होता है कि नाक फिर से खुजलाएगी आपकी और वो छींक भी आएगी। तो एक दो स्प्रे ले लिया तो फिर ठीक हो जाते हैं। तो और ये तो लेना ही नहीं पड़ता है, ये तो बस पड़ा हुआ है, बहुत बहुत दिनों का है मेरे पास ये पड़ा हुआ, तो लेना ही नहीं पड़ता है। ठीक हो गया हूँ एकदम। मुझे काफ़ी समय हो गया इसको, लगभग साल 1.5 साल हो गया छोड़े हुए को, और इसको तो छोड़े को लगभग ये मान चलो 4-5 साल हो गया। उतने पहले इलाज करवाया था, आज तक वीडियो नहीं डाला लेकिन मुझे ऐसा लगा, मेरे को ये चीज़ महसूस हुई कि यार उस टाइम ज़िंदगी ऐसी नर्क थी, हो सकता है कि मेरा कोई और भाई, कोई और फ्रेंड हो, कोई और बहन हो जो इस तरह की मुसीबत झेल रही हो या झेल रहा हो। कोई पेरेंट होंगे जो अपने बच्चों के लिए इस तरह परेशान होंगे, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो डाला है। अब इसमें और क्या चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि आपने इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें जो खाना चाहिए, जो आपको इसमें फ़ायदा करती है। अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं तो आप इसमें पेंट खजूर खा सकते हैं, अच्छे रहते हैं वो अपने लिए बहुत। इसमें मेथी दाने फुला करके उनकी सब्ज़ी बना करके खाइए, बहुत अच्छे रहते हैं आपके लिए। लौंग आप भून लीजिए और लौंग को हमेशा अपने पास रखिए। एक छोटे से जो सील वाला सील हो जाते हैं, ऐसे जो प्लास्टिक बैग्स रहते हैं, उसमें डाल के अपने पास रखिए। जब भी आपको ऐसा लगे तो आप 2 लौंग मुंह में रख लीजिए और उन्हें चूसते रहिए, तो बहुत अच्छा लगता है। और घर पर हैं और आपको ऐसा छींक आ रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक चाय बनाइए। मैं आपको बताता हूँ, दूध नहीं डालना है उस चाय में। ये बहुत एकदम, मैं आपको एक लाइफ एक्सपीरियंस से एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत अच्छी चाय बनाना है। उसमें क्या करना है, सिर्फ पानी उबलने के लिए रखना है। उस पानी में थोड़ी सी चाय पत्ती डालना है, नॉर्मल चाय जितनी बनाते हैं उतनी, उससे थोड़ी कम चाय पत्ती लगेगी। उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल दीजिए, शक्कर थोड़ी कम। और अगर आप सिर्फ 1 कप बना रहे हैं तो आधी गिलास पानी रखना है, मतलब 1 कप बना रहे हैं तो 2 कप पानी रखना है, ठीक है। और उसके अंदर थोड़ी सी चाय पत्ती, 1 कप के लगभग चाय के लिए चाय पत्ती, और 2 काली मिर्च, और एक एक या 1.5 लौंग, 1 लौंग डाल दो, और 2-3 या लगभग 4 तुलसी के पत्ते फाड़ के उसमें डाल दो, धो करके। और अच्छे से उसको पका लो कि वो घट करके 1 कप रह जाए। थोड़ा शक्कर डालना है, दूध नहीं डालना उसमें, दूध ही नहीं डालना है बस, ठीक है। ये चीज़ उसमें डाल लो, और उस जब वो 1 कप रह जाए छान करके, तब उसको पियो। तो उसको जब आप गरम गरम पियोगे तो आपकी सर्दी एलर्जी जो है ना, सब बिल्कुल तुरंत तुरंत सेट हो जाती है, तुरंत सेटल हो जाती है सब, ठीक है। और इसमें पपीता, आम, पका हुआ आम, कच्चे आम नहीं खाना। ये सब जो गर्म चीज़ें रहती है आपके लिए बहुत अच्छी रहती है, इन चीज़ों को आपने खाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बीच में मैं एक चीज़ आपको बता कह ही देता हूँ कि ये वीडियो आपको मिला है, मैंने डाला है, और इसके बाद आपको कोई दूसरी दवाई खाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि मैंने इतनी बड़ी ज़िंदगी इस चीज़ को भुगता है और मैं बाहर निकला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी बाहर निकल जाओ अगर आपको एलर्जी है तो। और आप जिसे जानते हो कि उसको ये प्रॉब्लम है, उसके साथ भी ये वीडियो को शेयर करो, व्हाट्सएप में शेयर कर दो या फेसबुक में शेयर कर दो, जिस भी तरह से आप शेयर करना चाहो शेयर कर दो, ठीक है। तो उसका भी फ़ायदा होगा, ज़िंदगी भर आपको याद रखेगा। इतनी प्रॉब्लम थी दोस्तों, आपको क्या बताऊँ, ऐसा लगता था कि कोई ऐसा हो डॉक्टर जो इसका इलाज कर दे, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम लिख दूँ। तो ये चीज़ें, अब मैं इतना फिट हूँ, हाँ अभी का लेवल क्या है वो भी आपको बताता हूँ। मैं इतना फिट हूँ कि नॉर्मली कोई मेरे बराबर जो इसका ग्राउंड रहता है रनिंग का 400-500 मीटर का, मेरे बराबर कोई दौड़ नहीं पाता है। मेरे साथ के कोई भी दोस्त लोग जो सब नॉर्मल है, वो भी उस 500 मीटर के 10 राउंड मारता हूँ मैं, ठीक है ना। इतना दौड़ लेता हूँ और जिम जाता हूँ, सब करता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। बस आपको आपकी लाइफ में एक चीज़ याद रखना है, साइट्रिक एसिड वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना, इमली नहीं खाना। ये 2 चीज़ें रहती जो बहुत ठंडी, और एक रजनीगंधा करके वो रहता है, पाउडर रहता है जो पान वगैरह में डलता है, जिससे ठंडाई आती है, उसमें ठंडक का एहसास होता है उसको खाते हैं तो। वो भी बिल्कुल नहीं खाना, वो भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। एक ऐसा पाउडर जैसा रहता है वो, उसको जब अपन वैसे भी खाते हैं तो थोड़ा मीठा मीठा लगता है, और उससे एकदम ठंडक का एहसास होता है बिल्कुल मुंह में। वो बिल्कुल नहीं खाना, वो भी बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। और
तो ये थी इसके बारे में सारी जानकारी, जो जितनी मेरे पास थी मैंने सब आपको शेयर कर दी है। अब इसके बाद अगर आपको और इसमें कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा। और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऐसी लाइफ रिलेटेड वीडियोस मैं डालते रहता हूँ। और ये वीडियो को शेयर करना उन सभी लोगों के साथ में जिनको आप जानते हो कि उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम है और ये इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है। मैं आयुर्वेद के सारे नुस्खे, वो रामदेव बाबा की बुक वुक को पूरा खंगाल चुका हूँ, कुछ नहीं हुआ। और आयुर्वेद के कई डॉक्टर, होम्योपैथी के कई डॉक्टरों को मैं कई के चक्कर काट चुका हूँ, कुछ नहीं हुआ, आपको बता रहा हूँ सीरियसली। डॉक्टरों के इतने चक्कर खाए, इतने कटोरे, मतलब ऐसा बड़ा बड़ा डब्बा सेट्रिजिन की टैबलेट्स का देते थे, 3-3 गोली, 2-2 3-3 गोली एक टाइम में खाने के लिए बोलते थे, दिन में 3 टाइम खानी पड़ती थी और 3-3 महीने कंटिन्यू खाइए, लेकिन उससे कोई अफेक्ट नहीं होता है। इसलिए आप लोग उन सब चक्कर में मत पड़ो, खाने वाली दवाइयाँ एक भी मत खाओ, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। और कहीं भी आप जाओ सफ़र में तो मैंने आपको बताया कि लौंग अपने साथ रखा करो भुने हुए। और एक चीज़ और, मूव या विक्स रखा करो, वो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। बस ये थी सारी जानकारी इस बारे में। और कुछ आपको लगे तो एम्स भोपाल मैंने आपको बताया ना, और ये 2 दवाइयाँ, इनके मैं स्क्रीनशॉट बीच में डाल दूँगा, ठीक है ना। तो आपने उनको देख लेना, अभी लास्ट में डाल देता हूँ, तो आप उनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एम्स हॉस्पिटल भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में, इंडिया में, ठीक है। थैंक यू। ये जो दोनों मैंने इसमें फ़ोटोग्राफ्स दिए हुए हैं, एक नेज़ल स्प्रे का है और दूसरा उस इन्हेलर का है। और मैं इसमें हालांकि आपको मेरी तरफ से ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के इस दवाई को लो, लेकिन एक बात ज़रूर कह सकता हूँ मैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है अभी, तो अगर आपको फेफड़ों में बलगम भरा हुआ है तो आप उसको एक लोकल जो डॉक्टर होगा, कोई जो इस चीज़ को जानता होगा थोड़ा बहुत, उसको आप ये दवाई दिखा करके आप वैसे भी ले सकते हो खुद से भी। क्योंकि जब मुझे भी दवाई दी गई थी तो डॉक्टर ने ऐसा कोई एलर्जी के सिम्टम्स वगैरह चेक करने के लिए मुझको रखा नहीं था, सिर्फ दवाई लिख दी थी और घर भेज दिया था कि जाओ आप लेना और इतने दिनों बाद आना। लेकिन इन्हेलर के साथ में डेरिफाइलिन रिटार्ड नाम की जो टैबलेट है, DERIFLINRETARD, ऐसी उसकी स्पेलिंग रहेगी। तो वो दवाई उसने मुझे 10 टैबलेट्स 10 डेज़ के लिए दी थी, उस इन्हेलर के साथ में खाने के लिए। तो 10 ही दिन तक खाई थी, बाकी इन्हेलर फिर आगे चलते रहा था जब तक कि फेफड़े क्लियर नहीं हो गए। तो इस तरह से, और क्लियर होने के बाद भी कुछ समय तक के लिया था, लगभग 5-6 महीने, 4 महीने के आसपास लिया था बस, और ख़त्म कर दिया फिर वो। तो ये अगर आप बहुत सीरियस है तो वो नेज़ल स्प्रे भी आप ले सकते हैं, नाक में एक बार इधर से, फिर एक बार इधर से। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जो जैसे उसकी ये निब रहती है तो उसको एक बार इधर, एक बार इधर ऐसे करके स्प्रे करना होता है, और एक बार इधर और एक बार इधर ऐसे करके स्प्रे होता है। ऐसे दबा के होती है वो स्प्रे, जैसे परफ्यूम जैसा स्प्रे होता है उसका नाक में, और उसके साथ साथ धीरे से सांस अंदर भी खींचना पड़ता है। तो वो दोनों आपकी प्रॉब्लम सभी ख़त्म हो जाएगी और आप उसको जल्दी से जाके किसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं, एम्स जा सकते हैं या किसी भी फेफड़े और ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू। हाँ फ्रेंड्स, इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं और आपको बताना, मुझे याद आया तो बता देता हूँ। इसमें कफ बनने का एक कारण और होता है कि खाना खाने के और पानी पीने के बीच में जो टाइम का डिफरेंस रखना चाहिए वो नहीं रखते हैं हम। तो करना क्या है कि खाना खाने के कम से कम आधा घंटे के पहले ही पानी पियो, पीना है तो खाना खाने के टाइम और पानी पीने के बीच में आधे घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। और जब खाना खा लिया है तो उसके तुरंत, खाना खाने के साथ या खाना खाने के तुरंत बाद में, या कम से कम 1 घंटे तक भी पानी नहीं पीना है। तो अगर ऐसे कंडीशन में अपन पानी पीते तो क्या होता है कि अपने पेट में कफ बनता है और वो कफ बॉडी में पहुंचता है और फिर वो कफ
फेफड़ों में भी इकट्ठा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस ऐसी चीज़ों को इसे इसको चांस ही मत दो। जब आप ऐसा नहीं करोगे तो बॉडी में हीट अच्छी बनती है और उससे कफ बनने के चांसेस कम होते हैं।